ने जयप्रकाश जेपी को चुनावी मैदान में उतारा है, तब से जयप्रकाश के साथ जो किसी दौर में इनेलो के साथ लोग होते थे, जो पूरी तरह से चुनाव में एक अग्रेसिवनेस होती है, वो लेकर के आए हुए थे। कुछ से 3-4-5 दिन तक जयप्रकाश का चुनाव बड़ा पीक पर रहा। उसके बाद हालात ये बनी धीरे धीरे कि जो कांग्रेस के 4 बड़े नेता हैं जिनका हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपना एक प्रभाव है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार हो और किरण चौधरी हो, उन चारों ने पूरी तरह से जयप्रकाश जेपी से कन्नी काट ली है। और उसका सीधा सीधा फायदा जो बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह उनको यहाँ मिल रहा है। हुड्डा ने पिछले 2 महीने से पूरी तरह से डेरा रोहतक लोकसभा में डाला हुआ है, पूरे हरियाणा में, और वो कहीं नहीं जा रहे और उसको बिल्कुल नाक का सवाल उन्होंने बना रखा है। और अभी जो 2 सीटें जीतती हुई क्लियर दिखाई दे रही है, उनमें गुड़गांव और करनाल। जो सुरेंद्र जी टिकटें बांटी है ना, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो टिकटें इस बार कांग्रेस की ओर से दी गई है वो बहुत मंथन के बाद, बहुत विचार करने के बाद और सर्वे के बाद टिकटें बांटी गई है। और टिकटें बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग टिकटें बांटी गई है। कोयगढ़ जो खुद सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, नायब सिंह सैनी जहाँ से विधायक और मंत्री रहे हैं, वहाँ आज के दिन वरुण मुलाना आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्शन जब प्रचार बंद हो जाता है उसके बाद शुरू होता है। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप डबास जी हैं। अगर मैं बात करूं, हरियाणा के कई बड़े चैनलों में बड़े अहम पदों पर रहे हैं। और उनसे पहले मैं प्रमुख समाचार पत्रों की बात करूं तो काफ़ी अखबारों में भी जो है वो डबास साहब रहे हैं। और साथ साथ मेरे साथ प्रद्युमन जोशीला जी हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और बारीकी से कहीं ना कहीं चुनाव की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं। डबास साहब, पहला बात करूंगा, बड़ी बारीकी से आप जो है चुनाव का कहने की विश्लेषण करते हैं। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं 10 की 10 सीटों की आप लगातार कहीं ना कहीं दर्शकों को बताइए कंटिन्यूटी के हिसाब से, पहले हिसार और इस तरीके से सिलसिलेवार की आज की स्थिति में, हालांकि चुनाव भी बाकी है, आज की स्थिति में कौन कितने पानी में? देखो, अगर सिलसिलेवार बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की, जो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। सिरसा में आज ये हालात है कि कुमारी शैलजा अशोक तंवर से काफ़ी आगे जा चुकी हैं। वहाँ अशोक तंवर को जिताने के लिए बीजेपी के लगभग 10 बड़े नेता, जिनका अपने अपने हलकों में एक वजूद है, वो एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। उसके बावजूद जनता, क्योंकि उस क्षेत्र में किसान आंदोलन बड़ा सक्रिय रहा था, और आज वो लोग, और विशेषकर जो जाट समुदाय है उस क्षेत्र का, विशेषकर नरवाणा टोहाना की जो बेल्ट है, वहाँ कुमारी शैलजा को, क्योंकि वो नैन खाप की एक बेटी हैं, उसका बड़ा फायदा उनको वहाँ मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र की, यहाँ जब से कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश जेपी को चुनावी मैदान में उतारा है, तब से जयप्रकाश के साथ जो किसी दौर में इनेलो के साथ लोग होते थे, जो पूरी तरह से चुनाव में एक अग्रेसिवनेस होती है, वो लेकर के आए हुए थे। कुछ से 3-4-5 दिन तक जयप्रकाश का चुनाव बड़ा पीक पर रहा। उसके बाद हालात ये बनी धीरे धीरे कि जो कांग्रेस के 4 बड़े नेता हैं जिनका हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपना एक प्रभाव है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार हो और किरण चौधरी हो, उन चारों ने पूरी तरह से जयप्रकाश जेपी से कन्नी काट ली है। और उसका सीधा सीधा फायदा जो बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह उनको यहाँ मिल रहा है। हालांकि बीजेपी के भी बहुत से नेता हैं जो बड़ी आखिरी दौर में, अभी पिछले 5-6 दिन में ही वो माने हैं, उससे पहले वो रणजीत सिंह के साथ भी नहीं थे। कुल मिलाकर के आज के दिन जो सीन दिख रहा है हिसार का, उसमें रणजीत सिंह जयप्रकाश से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बेशक किरण चौधरी दिखावे के तौर पर रावदान सिंह के साथ दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो उनका सपोर्टर है, चौधरी बंसीलाल के परिवार के साथ जो वर्षों से लोग जुड़े हुए हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक टीस है। जब से भिवानी लोकसभा बनी है, दर्शकों को एक खास बात बताऊं, 1991 का चुनाव आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा हर बार चौधरी बंसीलाल के परिवार ने वहां से चुनाव लड़ा है। चाहे वो चौधरी बंसीलाल ने लड़ा हो, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने लड़ा हो या श्रुति चौधरी ने लड़ा हो। ये दूसरा मौका है जब चौधरी बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। साथ साथ भजनलाल परिवार का भी, दोनों लाल परिवार। जी बिल्कुल, भजनलाल परिवार का भी नहीं लड़ रहा, लेकिन भजनलाल परिवार ने बंसीलाल परिवार के मुकाबले कम चुनाव लड़े लोकसभा की। वो विधानसभा ज्यादा लड़े आदमपुर से, लेकिन वो लगातार जो है चुनाव लड़ते रहे लोकसभा का। वहां जो हालात है वो ये है कि रावदान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी और चौधरी धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। धर्मवीर सिंह राजनीतिक रूप से बड़े खिलाड़ी हैं और दान सिंह भी उनके मित्र हैं। उसके बावजूद आज के दिन धर्मवीर सिंह वहां आगे दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक, लुहारू में वो काफ़ी पीछे चल रहे थे,
लेकिन पिछले 6-7 दिन में जिस तरह से जेपी दलाल ने खुद का चुनाव बनाया लुहारू में, उसका उनको फायदा मिला। एक वहाँ जो शोराण नॉन शोराण का जो मामला है, जिसमें एक कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी कोई नेता हैं, वो जो कार्यालय का उद्घाटन था तो उन्होंने किसी जो चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं उनके साथ कहासुनी हुई सोमवीर सिंह के साथ। उसके बाद बारडा और लुहारू में राव दान सिंह को बड़ा डेंट पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में राज बब्बर फिल्मी सितारे हैं, उसके बावजूद राव इंद्रजीत जो कि 5 बार के सांसद हैं, बड़ा नाम है, और अहिरवाल में बहुत से लोगों के बीच में वो पूजे भी जाते हैं। आज मैं उन्हीं को ज़्यादा आगे मान रहा हूँ, राव इंद्रजीत को। हालांकि वहाँ जो मुसलमान वोट हैं, जो मेव वोट हैं, मेवात का जो इलाका है, उन पर एक उम्मीद राज बब्बर की टिकी हुई है। अगर फरीदाबाद की बात करें, वहाँ एक अप्रत्याशित परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। कृष्णपाल गुर्जर जो पिछली बार देश की टॉप की जो 3 जीतें थी उनमें वो शामिल थे, लगातार 10 साल से मंत्री हैं सरकार में, वो इस बार हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महेंद्र प्रताप सिंह के साथ वहाँ का गुज्जर वोटर और जो जाट वोटर है, क्योंकि उस सीट पर 3 बार जाट एमपी भी बन चुका है रामचंद्र बेंदा। फरीदाबाद में आज के दिन महेंद्र प्रताप सिंह की पोजीशन कृष्णपाल के मुकाबले बढ़िया मानी जा रही है। अगर बात करें रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, रोहतक लोकसभा क्षेत्र पिछली बार कांटे के मुकाबले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे, और उसी हार का यह परिणाम था कि 2019 में मनोहर लाल जी की सरकार रिपीट हुई। अगर दीपेंद्र हुड्डा जीत जाते रोहतक से तो हो सकता है विधानसभा में परिणाम कुछ और होते। अब वहाँ हालात ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 2 महीने से पूरी तरह से डेरा रोहतक लोकसभा में डाला हुआ है, पूरे हरियाणा में, और वो कहीं नहीं जा रहे, और उसको बिल्कुल नाक का सवाल उन्होंने बना रखा है। और हालात ये है आज के दिन कि वो कंफर्टली जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें सोनीपत की, जब सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतारा गया तो एक ऐसी लोगों में भावना आई कि ये जीत जाएंगे, और ये जींद का और जो ब्राह्मण वोटर हैं उनको ले जाएंगे। जींद, जुलाना और शफीदों में जीतने के हालात में है। आज हालात ये है कि सतपाल ब्रह्मचारी का 5-7 दिन चुनाव चला जयप्रकाश की तरह, लेकिन अब मोहनलाल बड़ोली उनसे कुछ आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जुलाना और शफीदों 2 हलकों में जहां पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे, वहां सतपाल ब्रह्मचारी जरूर जीत रहे हैं, लेकिन वहां बड़ी कांटे के मुकाबला होगा। और जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री गोवाना में, तो उसके बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत बूस्ट जो है मोहनलाल बड़ोली को मिले। फिर अगर हम बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की, करनाल से जो सुपर सीएम जिनको कहते हैं मनोहर लाल खट्टर, हालांकि पिछले 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है कि खट्टर साहब को भी बीजेपी ने कुछ जो है खुडे लाइन करना शुरू कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक तो कांग्रेस पार्टी ने ठीक एक युवा चेहरा चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन एक तो वो बाहरी हैं, खट्टर साहब भी बाहरी हैं, लेकिन वो करनाल से 2 बार विधायक रहे हैं और सीएम सिटी रही है। करनाल से खुद नायब सिंह सैनी अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो 2 सीटें जीतती हुई क्लियर दिखाई दे रही है, उनमें गुड़गांव और करनाल। अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा की, कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो है दुनिया भर में जो सबसे अमीर जिनका नाम आता है लोगों में, नवीन जिंदल चुनावी मैदान में है, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, और तीसरे अभय सिंह चौटाला हैं, सबसे हॉट सीटों में मानी जाती है वो। वहाँ अभय सिंह चौटाला पर हार जीत का दांव है। अभय सिंह चौटाला, मेरा मानना ये है कि अगर वो 1 लाख वोट से नीचे रहते हैं, अगर उनको 1 लाख से नीचे वोट मिल जाते हैं तो सुशील गुप्ता चुनाव जीतेंगे, और अगर उनको मिल जाते हैं 1.5 लाख से ऊपर तो नवीन जिंदल चुनाव जीतेंगे। मतलब आज यानी कि अभय सिंह जो वहाँ सेंधमारी कर रहे हैं वो सीधा इंडिया अलायंस के जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उनके में कर रहे हैं। बीजेपी के वोटों में कोई सेंधमारी नहीं है। बिल्कुल सही बात आपकी, बीजेपी के वोटों में कोई सेंधमारी नहीं है, और उनके साथ ज़्यादातर जाट और दूसरा जो रोड बिरादरी है, क्योंकि उन्होंने जो करनाल में जिस तरह से अलायंस करके जो वीरेंद्र मराठा को टिकट दी है, तो जाट और रोड इन 2 जातियों पर उनका पूरा दांव है। इनेलो के लिए पूरे प्रदेश में अगर कोई सीट है जहां वो सम्मानजनक वोट ले सकते हैं तो वो केवल कुरुक्षेत्र है, जबकि जेजेपी के पास पूरे हरियाणा में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही। आज के दिन सुशील गुप्ता आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नवीन जिंदल भी चूंकि बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, तो वो भी चुनाव को, गेम को बदल सकते हैं। अगर उसके बाद बात करें अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, अम्बाड़ा में आज के दिन अप्रत्याशित ये दिखाई दे रहा है कि बंतो कटारिया के मुकाबले वरुण मुलाना बड़े कांटे की टक्कर उनको दे रहे हैं। और सबसे अप्रत्याशित चीज़ जो देखने को चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब ये मिलेगी कि नारायणगढ़ जो खुद सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, नायब सिंह सैनी जहाँ से विधायक और मंत्री रहे हैं, वहाँ आज के दिन वरुण मुलाना आगे दिखाई दे रहे हैं।
बंतो कटारिया का चुनाव ना होकर के वो नायब सिंह सैनी अपने फेस पर लड़ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी लगातार प्रचार में व्यस्त हैं बंतो कटारिया को जिताने के लिए, और वहां के हार और जीत नायब सैनी की ही जीत या हार होगी। जिस तरीके से आपने क्लियर कट 2 सीटों पे करनाल और फरीदाबाद कहीं करनाल और गुड़गांव करनाल और गुड़गांव पे आप कहीं न कहीं बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं, इसी तरीके से कांग्रेस को क्लियर कितनी सीटों में मान रहे हैं? सिरसा और रोहतक 2 सीटें तो बिल्कुल क्लियर हैं आज के दिन। बाकी अंबाड़ा और जो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट है और फरीदाबाद, इन 3 सीटों पर बड़ा कांटे का मुकाबला है। और मैं 2 सीटें ऐसा मान रहा हूं कि आखिर तक भिवानी महेंद्रगढ़ धर्मवीर सिंह जीतेंगे और हिसार रणजीत सिंह जीतेंगे। तो इस तरीके का मुकाबला है। सर, जिस तरीके से मैं बात करूं, क्योंकि जैसे हम बात करें मुद्दों की आपने बात की, आपका मोटा मोटा आंकलन क्या है 10 की 10 सीटों को लेके, कहाँ आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें डिजिट की बात करें तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि गुड़गांव में भी मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि गुड़गांव में भी मुकाबला बेहद टक्कर का है। ऐसा नहीं है कि राजबब्बर आज की तारीख में पीछे चल रहे, क्योंकि देखिए 19% जो है वो अहीर मतदाता हैं गुड़गांव विधानसभा लोकसभा सीट में, और 17% जो है वो मेव मतदाता है, 7% जो है वो जाट मतदाता है, और 5% पंजाबी, 5% जो है वो वैसे समुदाय के लोग हैं। निश्चित तौर पे यहाँ मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। अब की बार ये मान के नहीं चल सकते कि राव इंद्रजीत इस बार बड़े सेफ तरीके से मुकाबला होगा। जीत सकते हैं, हार सकते हैं, ये तो 25 तारीख और 4 तारीख तय करेंगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो सुरेंद्र जी टिकटें बांटी है ना, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो टिकटें इस बार कांग्रेस की ओर से दी गई है वो बहुत मंथन के बाद, बहुत विचार करने के बाद और सर्वे के बाद टिकटें बांटी गई है, और टिकटें बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग टिकटें बांटी गई है। कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिस पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर कैंडिडेट कांग्रेस ने उतार दिया है। मोहनलाल बडोले की बात हुई, मोहनलाल बडोले निश्चित तौर पे बीजेपी के सशक्त उम्मीदवार हैं। पिछले जो सांसद थे उनकी टिकट कटी, उनका कितना साथ मोहनलाल बडोले को मिल रहा है ये दूसरी बात है। इस पे वहाँ के लोग बताएंगे कि कितना साथ उनको मिल रहा है, लेकिन जो जिस तरह की खबरें आ रही है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, लेकिन जींद, जुलाना और सफ़ीदो जो 3 विधानसभाएं, जो 9 विधानसभा आती है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ भूपेंद्र हुड्डा एक सीट पे 43,000 से हारे थे, एक से शायद 42 से और एक से 39,000 के आसपास उनको पीछे रहे थे। और उसके अलावा जो 1,63,000 के आसपास की उनकी जो हार हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहाँ 1.25 लाख के आसपास तो जींद के जो ये तीनों विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से हुई थी, और उसके बाद सोनीपत शहर से वो पीछे रहे थे। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको भरने की कोशिश की है। सतपाल ब्रह्मचारी को लेके आए हैं। प्रद्युमन जी ने कहा कि शुरुआत में उनका इलेक्शन काफ़ी उठा हुआ दिख रहा था, तो अभी भी इलेक्शन में 4-5 दिन है। और इलेक्शन मेरा व्यक्तिगत तौर पे, देखिए पिछले इतने इलेक्शन हम लोगों ने देखे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्शन जब प्रचार बंद हो जाता है उसके बाद शुरू होता है। तो इलेक्शन किस ओर जाएगा, कैसा जाएगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि डबास साहब, सीधी सीधी बात करूं मैं, 2019 में कहीं न कहीं जो बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, और 2014-2019 में जो मोदी की लहर थी, वो लहर यानी कि इस बार यानी कि 400 पार वाला मामला नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि कांग्रेस ने टिकटों का आवंटन बड़े अच्छे से किया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे हमेशा अलग होते हैं, प्रत्याशी अलग होते हैं, क्योंकि छोटा चुनाव होता है विधानसभा का, तो मैन टू मैन मार्किंग भी करनी पड़ जाती है, और ऐसे में जीत हार का फासला कम भी होता है। बहुत बार तो हमने देखा राई की एक सीट तो ऐसी निकली थी जिसमें 3 वोट से हार जीत हुई थी। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को हम एक जैसा मान के नहीं चल सकते। यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे भी काम करते हैं और स्थानीय मुद्दे भी एक साथ काम करते हैं। लेकिन और लोकसभा चुनाव क्योंकि बड़ा चुनाव है, हर आदमी तक पहुंचना मुश्किल होता है। हलकों में ही अगर दौरा कर लिया जाए, समय इतना कम मिलता है, हर गांव में पहुंच लिया जाए, ये भी बड़ी बात होती है। तो मुकाबला तो है इस बार, मुकाबला 10 की 10 सीटों पे, क्योंकि देखिए करनाल को बड़ा इजीली कहा जा रहा है कि करनाल जो है वो मनोहर लाल खट्टर निकाल लेंगे, हो सकता है निकाल लें। लेकिन कांग्रेस ने अगर किसी युवा को टिकट दी है तो एक नेता ऐसा जो मुखर वक्ता है, बोलता है, और एक परसेप्शन बनती है लोगों के बीच में। टक्कर देने के लिए ही हर एक आदमी जब मैदान में आता है तो वो हर तैयारी के साथ आता है।
करनाल को भी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 4 सीटें पानीपत की आती हैं। पानीपत, शहरी, ग्रामीण, इसराना और समालका। यहाँ पे ये मान के चला जाता है कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ठीक ठाक होल्ड है, और वो कुछ ना कुछ इस तरह का, क्योंकि देखिए पानीपत शहर से रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में आ गई है ना, तो चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। 2 विधायक भी कांग्रेस जी, के हैं। 2 विधायक भी कांग्रेस के, चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। वो कितनी टक्कर दे पाएगी? डबास साहब आपने जिक्र किया, प्रद्युम्न जी जैसे मैं बात करूं, जब दिव्यांशु बुद्धि राजा को कहीं न कहीं टिकट दिया गया तो कहीं न कहीं कईयों ने अंडर एस्टिमेट किया, और कई आप जैसे बड़े लोगों ने जो कहीं न कहीं राजनीति को बार के देखते ये भी कहा कि जो शायद 91 का चुनाव था गिराए का, जब छत्रपाल ने मतलब वो वाकया दोहराया जा सकता है। देखो, राजनीति की एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊं, जो जितना बड़ा चेहरा होता है वो उसके सामने वाला प्रतिद्वंदी भी अगर उसके सामने बड़ा होगा तो नहीं हारता, लेकिन कोई नौसिखिया हो राजनीति का तो उसको तुरंत पटकनी दे देता है। आपने जो देवीलाल जी का एक उदाहरण दिया, उससे पहले भी मैं एक उदाहरण दूं, चंद्रावती जी बिल्कुल एक साधारण परिवार की थी और उन्होंने चौधरी बंसीलाल को हरा दिया था। पहली बार महिला सांसद बनी, पहली बार महिला सांसद बनी और लोकसभा में चौधरी बंसीलाल को हरा दिया जो देश की सरकार को चला रहे थे उस दौर में। उसके बाद चौधरी देवीलाल को प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, जिनका राजनीति से कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना देना नहीं था, और उन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री जो व्यक्ति रहा हो उसको चुनावी मात दे दी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको बिल्कुल साधारण घर के आदमियों ने हराया। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, कृष्णलाल पंवार जो 6 बार के लगातार विधायक, उसी जिस करनाल लोकसभा का हम जिक्र कर रहे हैं, इसराना से विधायक, और उनको राजनीति में जो बड़े बड़े धुरंधर जब उनके सामने आए तो वो नहीं आ रहे, लेकिन एक बिल्कुल साधारण परिवार के, गरीब परिवार के आदमी ने और उनको तुरंत हरा दिया। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। तो ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, क्योंकि नया जब आदमी आता है तो उसका विरोध नहीं होता। नए आदमी का एकदम से ये होता है कि इसके सामने अगर मनोहर लाल खट्टर जी के सामने दिव्यांशु को उतारा है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ हम खड़े यहाँ का मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जब परिसीमन हुआ 2005 के बाद और 2009 का विधानसभा चुनाव गिराए हल्का टूट गया, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़े नेता टिकट का दावा कर रहे, एक चौधरी जयप्रकाश जो अभी कैंडिडेट हैं और एक प्रोफेसर छत्रपाल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वे सर्वा थे कांग्रेस के, उन्होंने दोनों की टिकट काट के, और एक रामनिवास घोडेला हैं बिल्कुल साधारण परिवार के आदमी, उनको टिकट दे दी। और पूरे हल्के में एक माहौल ये चल पड़ा कि हाँ 2009 की एक माहौल ये चल पड़ा कि जो आदमी जेपी और छत्रपाल की टिकट कटा सकता है तो वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। और वो रामनिवास घोडेला, एक कुमार प्रत्याशी और भी खड़ा था, सुभाष ठाक को हजका ने टिकट दी हुई थी, उसके बावजूद वो रामनिवास घोडेला जबरदस्त चुनाव जीत गया। तो नया आदमी चुनाव जीतना बड़ा आसान है, और ये भी आप लिख के चलिए कि बड़े बड़े धुरंधर तभी हारेंगे जब कोई नया आदमी उनके सामने खड़ा हो। बड़े धुरंधर भी चुनाव हार। आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ। चौधरी देवीलाल को 3 बार हराया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और जब वो 1999-2000 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कैप्टन इंदर सिंह से हारे थे, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी, जिनको शायद कोई जानता भी नहीं था, नया चेहरा था, और अच्छे मार्जिन से वो जीते भी, लोकसभा जीते, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे। तो कई बार क्या होता है कि नए चेहरे बाजी पलट देते हैं, और बड़ा जो चेहरा होता है वो देखता रह जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप डबास जी और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी बातें, एक एक सीट का जो है वो विश्लेषण इन्होंने बताया कि आज के समय में अगर हम बात करें कि जैसे कि चुनाव में भी समय बाकी है, क्या स्थिति है, चाहे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, सारी की सारी चीज़ें एक एक सीट पर बड़ी गंभीरता के साथ इन्होंने जो है अपनी बात रखी है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि क्रिकेट में और राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को आइडिया नहीं है। और जैसा डबास साहब ने एक बड़ी बात कही कि कई बार तो चुनाव जब शुरू होता है, जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, यानी कि लास्ट का जो समय है उसमें बहुत सारी चीज़ें उठापटक ऊपर नीचे होती है। लेकिन जैसा मेरे दोनों वरिष्ठ साथियों ने बताया, आखिर आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से, और आपके मद्देनज़र, आपकी दृष्टि से आपका जो विश्लेषण है, आज आप किस सीट पर किसको आगे मान रहे हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें।